बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब का एक बड़ा ही मशहूर शेर है, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून न निकला। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये शेर क्यों याद आ गया। ये शेर इसलिए याद आया कि बहुत शोर हम सुन रहे थे, कुछ वफाकी वज़रा के दावे थे कि हमारे नंबर्स पूरे हैं और आइनी तरमीम जो है वो होने वाली है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में भी ये कहा गया कि मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, और ये कहा जा रहा था कि हमारी तरफ ही आ रहा है। लेकिन इतवार की शाम को और फिर रात हो गई तो ना तो 26वीं आइनी तरमीम का मसवदा कानून सामने आया और ना ही 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हुई, और आज सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास जो हैं वो मुलतवी भी हो गए हैं। तो अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर होमवर्क नहीं था तो हुकूमत ने वीकेंड पे, हफ्ते और इतवार के दिन इतनी तरद्दुद के साथ पार्लियामेंट का इजलास क्यों बुलाया, और अब अगर वक्ती तौर पे हुकूमत आइनी तरमीम मंजूर नहीं करवा सकी तो क्या चंद दिनों के बाद या चंद हफ्तों के बाद हुकूमत दोबारा कोशिश करेगी और क्या ये आइनी तरमीम मंजूर हो जाएगी? क्योंकि बहुत से वज़रा जो हैं वो डिटर्मिंड हैं। अभी तक वो कह रहे हैं जी कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, अभी तक कह रहे हैं। तो इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, चीफ विप हैं कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के, और उन चंद लोगों में से एक हैं जो कह रहे थे हमारे नंबर्स पूरे हैं, और सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वो हैं हमारे साथ, और शाहिदा अख्तर साहिबा JUI की रुकन कौमी असम्बली हैं। आज असम्बली के इजलास में उन्होंने तकरीर भी की। तो तारिक फजल चौधरी साहब, एक बहुत ही अनप्लेजेंट सी चीज़ है, मैं उससे आपके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आपके एक इत्तेहादी हैं सेनेट में, फैसल वाडा साहब, तो उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया, उनका क्या जवाब था ज़रा सुनो। हुकूमत की आप क्या समझते हैं, तरामीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही है, और फिर क्या नाअहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फैसल वाडा साहब ने कहा कि नाअहल और नकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि वो भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये आप ही के साथी हैं, कह रहे हैं नाअहल और नकम्मे। क्या होमवर्क पूरा नहीं था या कुछ ये स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है और कुछ दिनों के बाद दोबारा आपने अटैक करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, मीर साहब, गुजारिश ये है कि ना तो इसमें कोई नाअहली है और ना नकम्मापन है, बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह सीधी सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए हमें चाहिए 2/3 अक्सरियत। वो नंबर बनता है 224। हमारे इस वक्त जो मेंबरान हैं वो हैं 211। अब ज़ाहिर है उसमें हमें मज़ीद मेंबर्स की ज़रूरत है, और उसमें सबसे मेजर वोट जो हमें चाहिए था वो चाहिए था मौलाना फजलुर रहमान साहब का। अब मैंने इसलिए कहा कि नाअहली इसमें कोई भी नहीं है, वो इसलिए कि मौलाना साहब से जरदारी साहब की मुलाकात होती है, बिलावल साहब की होती है, प्राइम मिनिस्टर की होती है, हमारी तमाम लीगल फर्टर्निटी सब की होती है, मुतादिद मुलाकातें होती हैं। अब गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ तो नहीं होती कि सारा कुछ कच्चा पक्का करके तैयारी ना हो, रजामंदी मौलाना साहब की 100% ना हो, और हम जनाब अपनी 100% हाज़िरी, अब ये मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 100% हाज़िरी, 69 MNAs सारे प्रेजेंट थे। हमारे PMLN के 111 MNAs हैं, सारे प्रेजेंट थे। 22 MNAs MQM के सारे प्रेजेंट थे। इसी तरह 4 जो हैं वो IPP के हैं, सारे प्रेजेंट थे, और 5 PMLQ के हैं, सारे प्रेजेंट थे। साथ नेशनल पार्टी है प्रेजेंट, PMLZ प्रेजेंट, बाप प्रेजेंट, 100% हाज़िरी थी। तो ये कोई आसान होता है कि MNAs को पूरे पाकिस्तान से 100% हाज़िरी? BNP मेंगल के जो 2 सेनेटर हैं वो तो नहीं थे। नहीं, वो तो मैं सेनेट की बात नहीं कर रहा, मैं असेंबली की बात कर रहा हूँ कि मेरी जिम्मेदारी असेंबली की हाज़िरी की और सारी कॉरस्पॉन्डेंस की थी। तो चूँकि ये सारी एक्सरसाइज का मैं हिस्सा रहा हूँ और अभी भी हैं, हम कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज हम वैसे ही कर लेंगे हवा में, और MNAs को बिठा के बुला के और उसके बाद मौलाना के पास जाएंगे? यार इस तरह तो नहीं होता ना, इतने भी हम कोई सादा लो तो नहीं है। तो फिर क्या हुआ? हमने पहले सारी एक्सरसाइज की, मौलाना साहब को राज़ी किया, फिर हमने अपने सारे MNAs बुलाए, मौलाना साहब राज़ी हो गए थे। और ये भी मैं आपको बताऊं, यानी मौलाना साहब बिल्कुल राज़ी थे, और इस तरह राज़ी थे कि अगर इसमें कोई 1-2 चीज़ें थी जिसमें उन्होंने कहा कि इसको आप दुरुस्त कर लें और हम आपके साथ हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा उनका इख्तलाफ थोड़ा बढ़ गया, या आप ये कहें कि हमारी अमेंडमेंट्स में, प्रोपोज अमेंडमेंट्स में जो मज़ीद अमेंडमेंट्स हमने की, इस पर भी उन्हें वो एतराज़ उनका दूर ना हो सका। ठीक है, तो उन्होंने कहा मुझे इसमें मज़ीद टाइम चाहिए, तो हमने कहा आप टाइम ले लें। तो सिर्फ उन्होंने टाइम लिया आपसे?
टाइमली है, अभी ये गुफ्तगू दोबारा होगी बल्कि जारी है, और उसके बाद इंशाल्लाह अगले तकरीबन 1 से 2 हफ्ते, 8 से 10 दिन इसमें मज़ीद हम तैयारी करेंगे। 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, और उसके बाद दोबारा ये आइनी तरमीम जो है ये आएगी। और जो टाइमिंग की बात कर रहे हैं ना, आज आप देखें असद कैसर साहब ने बात की है, हालांकि एक लीगल मैटर है। यहाँ पे मेरी जगह आज़म नज़ीर तारड़ बैठे होते तो आपको और मेरे से भी अच्छे जवाब देते, क्योंकि ये लीगल मैटर है। अब वहाँ पे बनता था बैरिस्टर गौर तकरीर करे, अगर अपोजिशन सीरियस थी इस बात में कि कोई संजीदा बात आइनी तरमीम में करें। अब उन्होंने कहा जनाब ये रात का अंधेरा, टाइमिंग, पॉलिटिकल तकरीर। भाई टाइमिंग सेट करना ये गवर्नमेंट का काम है ना, गवर्नमेंट को पता है हमने कब करनी है ये। और ये भी मैं आपके प्रोग्राम में बता दूं कि टाइमिंग नेशनल असेंबली की सुबह 11:30 बजे की थी। हमने रात 11:30 सेशन नहीं रखा था, जो रात 11:30 करना पड़ा वो इसी वजह से कि मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात हमारे बहुत लंबे हो गए। चले शाहिदा अख्तर अली साहिबा जी, ये बताएं कि ये जो तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं कि मौलाना साहब राज़ी हैं, बस 8-10 दिन का टाइम है, उसके बाद दोबारा जो है वो हम ये तरमीम लेके आएंगे, तो क्या वाकई ये दुरुस्त है कि पहले मौलाना साहब राज़ी थे, बाद में उन्होंने कुछ इख्तलाफ किया? जी, तारिक फजल साहब तो कह रहे हैं, लेकिन हमारी जो अपनी पार्लिमानी मीटिंग्स है उसमें तो जब ये ड्राफ्ट आया और जब पता चला कि इतनी अर्जेंसी है और आज ही करना है, तो तब हमारी भी 2-3 मुख्तलिफ पीरियड्स चले मीटिंग्स की। उसमें तो कहीं से भी ऐसा कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ इंटरनल पार्टी के हमने आज ही वोट करना है, क्योंकि अभी तो वो ड्राफ्ट जो है उनको जिस तरह लॉ मिनिस्टर ने कहा कि वर्किंग पेपर है, लेकिन वो वर्किंग पेपर भी बीइंग अ मेंबर ऑफ द स्पेशल कमेटी वहाँ पे हमें नहीं दिखाया गया। वर्बल 2-3 हाईलाइट हुए हैं पॉइंट्स, सीलेंट फीचर्स भी इस तरह एग्जैक्टली नहीं बताए गए। तो उसमें हमारा ऐसा अपनी स्पेशल कमेटी का भी कोई उसमें कंसेंसस नहीं डेवलप हो सका कुछ जाके हम अपनी पार्टी में जाके और हम पार्टी में भी कह सके कि इस तरह कंप्लीट हो गया। तो ये इसकी वजह से भी आज जो आपकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, तो उसमें क्या मौलाना साहब ने आपको कोई ऐसा तासुर दिया है कि कुछ दिनों के बाद जब ये दोबारा आइनी तरमीम आएगी तो हम इसको सपोर्ट करेंगे? नहीं, अभी तक ऐसे कोई बात नहीं हुई, ऐसी कोई अभी कोई बात नहीं हुई। सिर्फ यही था कि ज़ाहिर मुलाकात के लिए लोग आ रहे हैं, अब उसके बाद अगर कोई चीज़ डेवलप होती है तो फिर कुछ कह नहीं सकती, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसी बात नहीं। जो कल तक की बात थी वो कल तक की वही। आज आपने असम्बली में जब तकरीर की तो आपने ये क्यों कहा कि ये हमारा वक्त ज़ाया किया आपने? वक्त इन द सेंस के जब से ये शुरू हुआ कि हम आइनी तरमीम लेके आ रहे, इवन इनके अपने पार्टी के अंदर से भी उनको यही था कि हम आ रहे हैं रोज़ाना के बेसिस पे। पूरा सेशन ही अगर आप देखें वो इसी पे था कि आज आ रही है, कल आ रहे हैं, तरमीम आ रही हैं, लेकिन कोई भी ऐसे हमें नज़र नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और फिर मीटिंग में भी यही था कि अब 2 घंटे के बाद सेशन दोबारा शुरू होगा। 3-4 मतलब आपने देखा कि रिपीटेडली वो टाइम सेशन का चेंज होता रहा, उसी के साथ साथ स्पेशल कमेटी का भी 4 मरतबा टाइम चेंज हुआ। तो ये चीज़ थी कि हम कह रहे थे कि हमारी एनर्जी भी एग्जॉस्ट की, ख़ुद आपकी भी जर्नलिस्ट के तौर पे आप देखें, हमारे बच्चे भाई सारे बहनें बाहर खड़े थे, हमसे बार बार वो क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या होने जा रहा है। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि हम कह सकते कि एक सॉलिड रीज़न है और ये चीज़ अभी पेश होगी, क्योंकि कंसेंसस तो स्टार्ट ही नहीं हुआ था कि उस पर हम कुछ कह सकते थे। ठीक है। अच्छा अली ज़फ़र साहब, अब ये बताएं कि अगर 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद हुकूमत दोबारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आती है, तो क्या आपका ख्याल है कि हुकूमत जो है वो न सिर्फ ये कि मौलाना फजलुर रहमान को मना लेगी, बल्कि हो सकता है कि आपको भी ऑन बोर्ड कर लें वो? जी हामिद मीर साहब, हमारा ख्याल था जब ये एकदम सेशन बुलाया गया, हमारा ख्याल था कि हुकूमत तभी बुलाएगी ये सेशन जब उनके पास नंबर्स होंगे, क्योंकि वरना अपनी सबका जिस तरह कहा वक्त ज़ाया करना या अपने आप को दिखाना कि हम नाअहल हैं, ये कोई हुकूमत नहीं करती। हमें यकीन था कि उनके पास नंबर हैं और हम तैयार थे उनको कंटेस्ट करने के लिए और पूरी डिबेट करने के लिए कि आप ये ना करें, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि रात के अंधेरे में ये क्या करना जा रहे हैं, उसमें तरामीम में क्या है, क्या अमेंडमेंट्स लेके आ रहे हैं। बहुत सारी खुसर फुसर हो रही थी, लेकिन कोई वाजे हमारे पास जवाब नहीं था। फिर जब पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी की पहली मैंने मीटिंग ये देखी है, बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की हैं, लेकिन ये पहली मीटिंग देखी जिसमें डिबेट हो रही थी आइनी तरमीम के बारे में, लेकिन वो आइनी तरमीम का ड्राफ्ट किसी के सामने नहीं था। ड्राफ्ट क्या, कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं था,
कागज नहीं था, कागज का टुकड़ा भी नहीं था कि कोई पॉइंट्स ही लिखे हों कि ये किस इश्यूज पे हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो वहाँ मुझे थोड़ी हंसी भी आई, और मैंने जब सारे देखा जो उनके मेंबर्स थे तो सब ही परेशान नजर आ रहे थे कि ये किस किस्म की डिस्कशन है। हम बैठे हैं शायद बात करने आईनी तरमीम की, जो बहुत बड़ी चीज होती है। आपको याद है 18वीं तरमीम जब हुई थी तो पूरा 1 साल लगा था, 9 महीने और 550 और 550 घंटे की डिलिब्रेशंस हुई थी सिर्फ कमिटी में। उसके बकायदा TORs बने थे, उसका चेयरमैन था कमिटी का। फिर वो कमिटी जाके हर पॉइंट को, हर शिक को अपनी लीडरशिप से डिस्कस करते थे सारे मेंबर्स, फिर दोबारा मिलते थे। तो ये बड़ा एक मेजर चीज होती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। लेकिन कल की जो मीटिंग थी जिसमें ये डिस्कशन हो रही थी, तो वो वहां तो किसी किस्म का कागज भी नहीं था। अच्छा, एक मिनट, जरा अच्छी बात की थी मौलाना साहब ने। जरा अली जफर साहब, मैं चाहता हूं कि आजम नज़ीर तारड़ साहब ने आज नेशनल असेंबली में तकरीर में एक नुक्ता उठाया, जरा आप वो सुन लें, उसका भी जवाब दे दें। सुने जी आजम नज़ीर तारड़ साहब ने क्या कहा। ड्राफ्ट तो उस वक्त आए जब बिल ले किया जाए। कानून साज पार्लियामान जो है, कानून साजी उसका इख्तियार है, आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ है। फौरी तौर पे जोड़ दिया गया उसको कि जी जो चीफ जस्टिस रिटायर होने जा रहा है सिर्फ उसके लिए हो रहा है, और ये अदलिया पे हमला है। कोई डाका नहीं, कोई चोरी नहीं है, कोई रात का अंधेरा नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, जिस बार एसोसिएशन और काउंसिल का आप नाम लेंगे, ये पैकेज अगर वहाँ से डिफीट हो, मैं जवाबदेह हूँगा। ये आजम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि तमाम बार एसोसिएशंस जो हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज पे उनके साथ होंगी। आप एग्री करते हैं, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक प्रेसिडेंट हैं? देखिए, बड़ी अच्छी बात की थी मौलाना साहब ने कल मीटिंग में। उन्होंने कहा था कि उनका कोई उस्ताद था और वो अनपढ़ था, लेकिन वो बात करता था हमेशा कि आप ये किताब पढ़ें। तो हम बच्चे थे, हम पूछते थे उनसे कि सर किताब तो है नहीं, तो हम पढ़ें क्या? तो ये एग्जैक्टली वही पोजीशन थी। और जो तारड़ साहब कह रहे हैं कि हम ड्राफ्ट लेके आएंगे, हम कैबिनेट में लेके जाएंगे, फिर हम लेके आएंगे सेनेट में और नेशनल असेंबली में, तो फिर ये कमेटी मीटिंग्स क्यों और ये सेशंस क्यों बुलाए गए, और क्यों इतनी बार कहा कि हमारे पास नंबर्स हैं, हम तैयार हैं अमेंडमेंट करने के लिए? असल बात ये है सर, मेरा जो मैंने जो इसका एनालिसिस किया है वो ये है, हामिद मीर साहब के हुकूमत को कहा गया था, मेरा ख्याल है कि जनाब हम नंबर्स अरेंज कर लेंगे, और हुकूमत ने किसी के कहने पे ये फैसला कर लिया कि हम रातों रात सेशन बुलाएंगे सेनेट का। मेरा ख्याल आखिरी टाइम सेनेट के सेशन का 10 बजे का था और शायद 9 बजे का नेशनल असेंबली का, और हम ये ला के तो अमेंडमेंट्स कर देंगे। और मेरा ख्याल 85 अमेंडमेंट्स थी, जिसमें कंप्लीटली आइन को इन्होंने तब्दील करना था, जुडिशरी को भी ख़त्म कर देना था, आज़ादी जो थी जुडिशरी की भी ख़त्म हो जानी थी, और जो रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं, कानून की, वो भी ख़त्म हो जाना था। सारी इस किस्म की अमेंडमेंट्स थी जो छुपा के रखी हुई थी। इनका एम ये था कि हम बिल एकदम लेके आएंगे और हम वोटिंग करा के तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करा देंगे। लेकिन वो जब मौलाना साहब ने कहा कि मैंने तो देखा ही नहीं ड्राफ्ट, और मैं बहुत सारी शिक्कें जो मुझे बताई गई हैं मैं उनसे बिल्कुल एग्री नहीं करता, तो फिर वहाँ ही उनका ठप हो गया और उनको सख्त नाकामी हुई। तो ये जो नाकामी है इसका क्रेडिट आप मौलाना फजलुर रहमान को दे रहे हैं ना? जी, ऑब्वियसली उनको कोशिश हुकूमत की साफ नजर आ रही थी कि वो उनको आमादा करने की कोशिश कर रहे थे, और वो उनके ऊपर ही उनका सारी कंसंट्रेशन थी। हमें तो वैसे ही बुला लिया था, हमें तुम्हारा तो पता है उनको कि हमने अपोज करना है, हमने तो ये नहीं माननी बात। लेकिन मेन उनका टारगेट JUI थी, और जब उन्होंने नहीं माना तो मेरा ख्याल है उनको नजर आ गया हुकूमत को कि मायूसी, और उनके बहुत सारे जो अरकान असेंबली हैं वो हमें आके कह रहे हैं कि हमने पता नहीं क्यों ये कर दिया, अपनी बदनामी खुद ही की है, और एक तरह से नाकामी जाहिर हो गई है, और उससे फायदा एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे जो मेन फायदा हुआ है वो जुडिशरी को हुआ है, क्योंकि जुडिशरी अब कत्ल से बच गई है मेरी नजर में। अच्छा, अब इसमें एक असद कैसर साहब ने एक दावा किया है
अभी तारक फजल चौधरी साहब उनकी तकरीर का हवाला दे रहे थे, तो मैं तारक फजल चौधरी साहब से कहूँगा वही रिस्पॉन्ड करें, लेकिन ज़रा सुने असद कैसर साहब क्या कह रहे हैं। जो हमारे 6-7 लोगों को उन्होंने अगवा किया, पंजाब हाउस में सो रखा है, ये कानून साजी होती है। ये कानून साजी के नाम पे इस पार्लियामेंट के चेहरे पे बदतरीन दब्बा है। अदलिया के ऊपर वार हो रही है। पार्लियामेंट अपनी वक्त खो चुकी है। अब मुजाहिमत करेंगे अगर कोई इस किस्म की कानून साजी लाते। तारिक फजल चौधरी साहब, असद कैसर साहब कह रहे हैं उनके 4 MNAs जो हैं उनको पंजाब हाउस में रखा गया है, अभी तक वो उनके पास नहीं है। देखिए जी, इनके 4 MNAs हैं या 6 MNAs हैं, वो किधर हैं, उनके मोबाइल अगर उन्होंने बंद किए हैं या वो किसी जगह के ऊपर भी हैं, वो हमारे कस्टडी में नहीं है और ना कोई किसी MNA को कस्टडी में रख सकता है। पुलिस के केसेस वो अलग बात होती है, लेकिन ना ऐसी कानून साजी हो सकती है और ना ऐसे हम करने जा रहे हैं। इससे पहले आप मुझे ये बताएं कि जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो इनके 20 लोग इनको छोड़ के हमारे पास नहीं आ गए थे। वो इनकी कारकर्दगी, उनके करतूतों की वजह से हमारे साथ आए थे। 20 लोग आए थे हमारे साथ। अब बात उस वक्त इन्होंने कहा जनाब कि अगवा हो गए हैं और पता नहीं क्या हो गया, और फिर उसके बाद इन्होंने करोड़ों रुपए ले लिए, सिंध हाउस में रखा गया। फिर पता चला जी ज़बरदस्ती तो कोई किसी को नहीं रख सकता ना। अगर वो खुद कहें कि जी हम आपके साथ आना चाहते हैं, हमारे रहने का बंदोबस्त करें, वो उस किस्म की उस वक्त कैफियत थी। 2-3 बातें जो असद कैसर साहब ने भी की हैं और अली साहब ने भी की हैं। देखें, ये बार बार इन्होंने कहा है कि कमेटी में प्रेजेंट नहीं हुआ, और कमेटी ये गालबन इस कमेटी को 18वीं तरमीम करने वाली जो कमेटी है प्रोपोज, उससे कंपेयर कर रहे हैं, जो फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। अच्छा, वो कमेटी तश्कील दी गई थी जिसके TOR सेट किए गए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होनी है और आप वो अमेंडमेंट प्रोपोज करें। और रज़ा रबानी साहब मेरे ख्याल से हट कर रहे थे, हमारी तरफ से हसन इकबाल साहब थे और भी उसमें लोग थे। ये कमेटी बनाई गई है कि जो MNAs असम्बली के अंदर से गिरफ़्तार हुए, जिस वाक़े को सब ने कंडेम किया, उसके बाद असम्बली के माहौल को साजगार रखने के लिए और असम्बली बिज़नेस को बेहतर बनाने के लिए और पार्लियामेंट के वक़ार को बेहतर बनाने के लिए, फंक्शनल बनाने के लिए हम क्या क्या इक़दाम कर सकते हैं, ये वो कमेटी है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि चूँकि हम माहौल को अच्छा रखना चाहते हैं, लिहाजा लेट्स प्रेजेंट दोज प्रोपोज्ड अमेंडमेंट्स इन दिस कमेटी। एक बात। दूसरी बात, बार अभी भी उन्होंने कहा जी, फिर वो कहा जी रात को सेनेट का इजलास। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सेनेट के और असम्बली के इजलास दिन को बुलाए गए। ठीक है, ये रातों रात वाली बात नहीं है। तीसरी बात मैं आपको कहूँ जी, अली साहब ने भी कहा और उन्होंने भी कहा अदलिया पे वार। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो काजी फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस बना के आपने भेजा प्रेसिडेंट अलवी ने उस वक्त, और फिर वो अदालत ने जनाब उठा के बाहर मारा, वो आप काजी साहब की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए या उनको हार पहनाने के लिए वो रेफरेंस आप लेके आए थे? अदलिया पे वार तो वो था। अब अदलिया पे कोई वार नहीं हो रहा, ना कोई कोर्ट ख़त्म हो रही है। 65,000 मुकदमात इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 302 के मुकदमात पेंडिंग है। इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने का मकसद ये नहीं है कि काजी फाइज ईसा साहब को फैसिलिटेट किया जाए। देखें मीर साहब, बात ये होती है कि आप बात करते हैं इदारों को बनाने की। अच्छा, काजी साहब को मैं कहता हूँ जी, अच्छा आपकी बात को मैं ले लूँ आर्गूमेंट को, क्या काजी साहब अगले 25 साल उसके चीफ जस्टिस रहेंगे? मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये कोई फैसला नहीं हुआ कि वो लगेंगे, लेकिन हम इदारों की बात कर रहे हैं। इदारे बने, अफराद तो आते जाते रहते हैं, मैटर ही इदारे करते हैं। वो बार-बार अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाए, और ये COD में लिखा हुआ है, ये आज की कोई इख्तरा नहीं है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाए, COD में तो और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, कर रहे हैं ना। यही तो इस कमेटी का मकसद ही है जो पार्लियामान में बनी है। अब तो सेनेटर भी उसमें आ गए हैं। अच्छा हुआ कि वो मेंबर बने कि भाई उन चीज़ों की तरफ चलें, लड़ाई झगड़े ख़त्म करें, निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए आप आगे चलें। और ये जो 18-18 साल मुकदमे चलते हैं, वैसे हमारा लाइटर साहब अली साहब मौजूद हैं, वो अपने बिना ले लें। वकला क्या खुश होंगे कि मुकदमात का फैसला साल में हो जाए? वो तो नहीं खुश होंगे। तो चलें तो यार, 15-15, 18-18 साल चल रहे हैं भाई। हम चाहते हैं कि मुकदमात के फैसले जल्दी हों। अच्छा चलें, अच्छा, उसके लिए मजीद भी रिफॉर्म्स आएंगी। अच्छा, शायदा साहबा ये बताएं कि आप चौथी दफ़ा MNA बनी है जी, और आपने बहुत सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स देखी हैं, तो जो आपका बतौर एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन जो आपका एक्सपीरियंस है उसकी रोशनी में बताएं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसे ही होती है जैसा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि हाउस में पेश होने से पहले उसका मुसवदा जो है वो आउट नहीं किया जाता? जी देखें हामिद मीर साहब, पहले भी जब अमेंडमेंट आई थी तो 18वीं तरमीम जो है उस पर काफ़ी टाइम लगा था, तकरीबन आलमोस्ट साल 9 महीने थे, आलमोस्ट आप कहने के फ़ाइनल होते होते उसको साल लगा था।
लेकिन उसके लिए भी जो कमेटी बनी थी तो ज़ाहिर है वो 1 बाय 1 उसको देख रही थी, एक एक शेक, एक क्लॉज का जायज़ा ले रही थी, और फिर ये भी देख रही थी कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो किसी और आर्टिकल के साथ उसके तनाज़र में भी देखा जा रहा था। ये सिर्फ ये नहीं है कि हम कहें कि 1 2 3 एक शिक है और फिर उसके बाद कंटेंट जो है वो इसी तरह हम डायरेक्ट ले लें, हमने उसमें काफ़ी चीज़ें उसमें देखनी होती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी अगर आप लेके आ रहे हैं जो कि रफली हमें बताया कि चंद एक शिके हैं, कंटेंट हम आपको वर्बली बताते, तो ये ना 10 20 30 40 50 को भी क्रॉस कर गए। तो फिर हाउ इट कैन पॉसिबल कि हम 1 घंटे में बैठ के और करें। और जिस तरह तारिक फजल साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि ये स्पेशल कमेटी है, वहाँ पे हमारी पार्टी ने भी ये हमारा स्टांस था और पीटीआई का भी था। चूँकि आपका तरीक़ाकार है, आप हाउस में लेके आएँ, फिर लॉ एंड जस्टिस कमेटी इसको देखे। स्पेशल कमेटी हमारी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए है कि पार्लियामेंट में किस तरह इसको लेके जाए, लेकिन चूँकि स्पीकर की तरफ से था टाइम की कमी, उनको उजलत ज़्यादा थी, अर्जेंसी हो गई, तो चले लेट्स जो भी था, हमने कहा एटलीस्ट एक टेबल पे तो हम आके बैठ जाएँ और उस पर बात शुरू करें। लेकिन वही हुआ कि वो चीज़ जो है सब ने, इवन हम अगर देखें तो मुस्लिम लीग नून में भी हम ख्याल जमाते हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये था कि ये इतना इस थोड़े से टाइम में इतनी ज़्यादा अगर आप चेंजेस लाएंगे तो ये नुकसानदेह होगा, इसका कोई फ़ायदा हमें नज़र नहीं आएगा। अच्छा, तो इस पे हम आवाज़ थे। ये जो प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके बहुत से ड्राफ्ट ज़ेर गर्दिश थे। जी बिल्कुल। तो क्या ये दुरुस्त है कि जो ड्राफ्ट आपके पास था वो उस ड्राफ्ट से मुख्तलिफ था जो बिलावल साहब के पास था? कमेटी मीटिंग में यही बात हुई कि उनके पास दूसरा ड्राफ्ट है, हमारे लॉयर को जो एक ड्राफ्ट दिया गया था दूसरा है, हमने ड्राफ्ट नहीं देखा, हमने कोई ड्राफ्ट नहीं देखा, ना हमने वही वर्किंग कोई पेपर देखा है, हमने वर्बली वो सुना है, चाहे अपने लॉयर से हो चाहे बिलावल कमर साहब ने भी कौमी असम्बली में आज तकरीर करते हुए कहा कि जब हमने जो ड्राफ्ट देखा है तो उसमें तो हमारी बहुत रिजर्वेशंस हैं। तो इसका मतलब है जो उनको पहले ड्राफ्ट दिया गया था वो कुछ और था, चेंज था। ये बिल्कुल बीच में चेंजेस भी, इसकी भी आवाज़ आ रही थी। लेकिन वही बात मैं दोबारा कहूँगी कि हमने हमारी तरफ से फिर यही था उनके लिए, हमने कहा है कि अगर आपने हमारी राय लेनी है, वोट करना है, तो एटलीस्ट वो टाइम भी चाहिए इन अमेंडमेंट्स के लिए कि हम उसको सही तरह देख भी सकें, ताकि कल फिर ये हम पे ना बार ना आए, क्योंकि उसमें ह्यूमन राइट की वायलेशन की भी जो बात है कि जो उनको इस्तिस्ना था, उस इस्तिस्ना में काफ़ी हद तक उनको और रिलैक्स पीरियड दिया गया था। तो फिर इसमें तो कुछ भी हो सकता है, वो भी हमने देखना है कि क्या करना है। दूसरी सेकेंडली ये कि हम खुद चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बने, काफ़ी ज़्यादा मुकदमात हैं, टाइम का भी ज़िया है और आवाम के लिए भी परेशानी। और आजकल पिछले डिकेड से बल्कि आप देख लें तो सिर्फ पॉलिटिकल उसके गिर्द ही दायरा घूम रहा है, अदालतों का भी। तो हम भी यही कहते हैं कि जो अभी ख़दशा है, जो हमें नज़र भी आ रहा था और जो अमेंडमेंट यहाँ डाली गई थी, वो बिल्कुल हमारी एक यकीनी सूरत हाल की तरफ जा रही थी कि आप टाइम का इंक्रीज़, एज लिमिट, आप टेन्योर पे आ जाएं और बाकी अदालतों के साथ ये चीज़ की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा कर रहे थे, ये भी बिल्कुल ये भी था। फिर उन्होंने मान लिया कि हम नहीं करेंगे, लेकिन बेसिकली था। और सेकेंडली ये कि पावर्स, आपके सुप्रीम कोर्ट के पावर्स जो हम कह रहे थे कि पैरेलल हो, लेकिन जब आप एक अदालत को दूसरे पे वो करेंगे तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि अदालत जो है वो अदली आज़ाद है। ये तो शख्सियात की जंग है, स्पेसिफिक टाइमिंग्स का है। तो हम लेट्स के अभी आगे गवर्नमेंट फिर क्या करती है। अच्छा जी, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। सेनेटर अली ज़फ़र साहब, ज़रा मैं एक आपको क्लिप सुनवाना चाह रहा हूँ नवीद कमर साहब का। वो उन्होंने आज कौमी असम्बली में कुछ कहा है, ज़रा आप सुनें। यहाँ बार बार जजेस अपॉइंटमेंट की बात, क्या आपके मेंबर्स और हम इकट्ठे बैठ के ये गिला नहीं करते थे कि जो रोल पार्लियामेंट का होना चाहिए इन द सिलेक्शन? क्योंकि मुझे याद है हम सुप्रीम कोर्ट बार के सदर अली ज़फ़र साहब होते थे उस जमाने में, एंड द कमेटी वेंट टू सी हिम एंड he fully endorsed our viewpoint कि जी there has to be a balance। मकसद ये कि there are many things जो कि पब्लिक डिमांड भी है।
अच्छा अली ज़फ़र साहब, आपका जिक्र किया गया जब आप सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे, तो क्या आप अभी भी एग्री करते हैं जो नवीद कमर साहब कह रहे थे? जी बिल्कुल, कोई शक नहीं है कि अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है, जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अगर आप दुनिया को देखें तो वहाँ बड़ी इसमें प्रोग्रेस किया गया है, और ये नहीं हो सकता कि आप जो अपॉइंटमेंट है वही रखें जो जजेस की मर्जी है। आपको एक सिविल सोसाइटी का भी और एक पार्लियामेंट का भी रोल होता है, तो वो बड़ा ज़रूरी है वो अमेंडमेंट्स। लेकिन देखें, इशू इस वक्त ये नहीं था, ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं इसमें आप एक दो शायद अमेंडमेंट्स सही भी हों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर अमेंडमेंट गलत नहीं हो सकती या हर अमेंडमेंट की नीयत ख़राब नहीं हो सकती उसको करने की। लेकिन जिस तरह ये पैकेज आया, जिस तरह अभी तक ये छुपा हुआ है और उसको खुसर फुसर में बात की जा रही है कि क्या है क्या नहीं है, मेरी नज़र में हुआ ये था कि शायद हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंट हो गई थी कि हम ये नंबर्स ले लेंगे कि उन्होंने कहा कि हर चीज़ डाल दो, तो वो खिचड़ी से भी ज़्यादा बन गई। खिचड़ी तो फिर भी खाई जा सकती है, लेकिन कोई ऐसा ही चीज़ बन गई जो आप खा भी नहीं सकते थे, और इसलिए इनके अपने जो पार्टी के इनके जो माइती थे, जो अलायंस में थे, वो भी घबरा गए। और कल अगर मीटिंग में आप खैर वो कैमरा थी, लेकिन चूंकि मैं बैठा था तो मुझे तो इम्प्रेशन ये मिला कि जिस तरह पीपल्स पार्टी भी 2 स्टेप्स पीछे चले गई है, और वो भी कह रहे हैं कि ये कई अमेंडमेंट्स ऐसी हैं, मसलन आर्टिकल 8 की अमेंडमेंट्स भी कुछ थी, शायद जिक्र हुआ, फिर आर्टिकल 199 में कुछ अमेंडमेंट्स थी, जिक्र हुआ, जिसमें ये था कि अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू आ जाए तो फिर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स जो हैं शायद वो उसको टच भी नहीं कर सकते उस इशू को, वो फिर इशू सीधा मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा। ये इस किस्म की बातें भी सुनने में आई थी कि शायद उसमें डाल दी गई हैं। तो मेरा ख्याल है हर एक ने फिर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल दिया, और वो इतनी ज़्यादा बढ़ गया कि वो यकीनी तौर पे नाकाम ही होनी थी अमेंडमेंट्स। अगर ये कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कॉन्सेंट्रेट करते, मसलन अपॉइंटमेंट की बात करते, तो शायद इतना बड़ा ह्यू एंड क्राई भी ना होता। तो जो मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पे, मैं अभी भी उस पर बिल्कुल स्टैंड करता हूँ, कोई शक नहीं। एक बार वो सोच समझ के ही कहा था, और यही डिमांड है बार की बिल्कुल ये डिमांड है कि अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस जो है ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि बेहतर से बेहतर जजेस आ सकें अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में। अच्छा, उमर अयूब साहब जो हैं, उन्होंने आज एक एंगल जो है वो उसको डिस्कस किया अपनी गुफ्तगू में। ज़रा सुने वो उमर अयूब साहब क्या कह रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक दूसरी कोर्ट बनाना चाहते हैं, और जिसका फ़ायदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को ये देना चाह रहे हैं, और उसके नीचे ये एक पूरा एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि अपने मनमानी कवानीन जो हैं और अपनी मनमानी फैसले वहाँ से कराएं। जी तारिक फजल चौधरी साहब, इसका कुछ आप जवाब देंगे कि बज़ाहिर एक तरफ आज़म नज़ीर तारड़ साहब बार बार कह चुके हैं कि काजी फायज साहब जो हैं वो एक्सटेंशन में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये तो बात ठीक है कि एक्सटेंशन में एज ए चीफ जस्टिस एक्सटेंशन में वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उमर अयूब साहब का कहना है कि अब वो एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के तो वहाँ पे उनको फैसिलिटेट करना चाहते हैं। मीर साहब देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो है वो किसी एक फ़र्द के लिए नहीं हो सकती। मैं पहले भी ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि अफराद मैटर नहीं करते, इदारे मैटर करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं आप। अब देखें, अली ज़फ़र साहब ने मेरे से भी ज़्यादा अच्छी बात की है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस के हवाले से पूरी जो वकला फर्टर्निटी है वो इस बात पे बिल्कुल रज़ामंद है, और वो चाहते हैं कि इस अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार को मज़ीद मौसर और फ़ाल बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। इसमें पार्लियामेंट का रोल हो, इसमें आपकी जो वकला की बार काउंसिल्स हैं उनका रोल हो, पाकिस्तान बार काउंसिल उसका नुमाइंदा बैठता है उसमें, सिविल सोसाइटी, यानी इसकी वो भी हिमायत कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं कि जो कि इन अमेंडमेंट्स का हिस्सा हैं, और इसमें बहुत सारी और चीज़ें जो आपके प्रोसिक्यूशन का तरीक़ाकार है, FIR दर्ज करने की बात है। मैंने तो उनसे मजाक में एक बात की थी कि जी वकला कहाँ खुश होंगे कि फ़ैसले जल्दी हों, लेकिन संजीदा बात यह है कि वकला इसमें बिल्कुल रज़ामंद हैं कि इस तरीक़ाकार को बेहतर बनाएं। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अपने
तकरीर में कहा, उन्होंने कहा कि 302 का एक मुकदमा, 4 बंदे उसमें सज़ा हुए, 2 हाई कोर्ट से बरी हो गए, हाई कोर्ट ने 2 को दे दी उम्र कैद, और वो उसके बाद मैंने अपील की, 9 साल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो अपना अपील सुनी नहीं गई, वो बंदे 8 साल सज़ा काट के बाहर आ गए हैं। अब कल अपील लगती है और सुप्रीम कोर्ट उनको बरी कर देती है, तो मुझे बताएं वो 8 साल किस खुशी में जेल काटे उन्होंने, और अगर सजाए मौत होती तो बात और थी। लेकिन तो मेरा सवाल, सब चीज़ों को दुरुस्त करने की सवाल है काजी फाइज ईसा साहब के बारे में, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने का मकसद उनको 3 साल के लिए एक नई कतई तौर पे कुर्सी पे बिठाना है? कतई तौर पे नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का मकसद ये है कि मैं बड़े अदब से ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अगर आप देखें कि जो मुकदमात वहाँ पे सुने गए हैं, पिछले पूरे 1 साल की लिस्ट निकालें, आपको 80% आपको ये मुकदमात नज़र आएंगे कि जिसमें टीवी पे टिकर्स बनते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चलती हैं, टकाटक हो रही होती है। आपको ये मुकदमात जिनकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, 302, डकैती, रेप केसेस, फलां और बहुत सारे केसेस, बिजनेस रिलेटेड केसेस हैं, वो नहीं सुने जाते। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वो केसेस सुनेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होंगे, और ये कोर्ट जो होगी सुप्रीम कोर्ट एज इट इज़ विद द सेम पावर्स, विद द सेम नेम, विद द सेम। तो लेकिन वहाँ पे देखें ना, उसमें वो केसेस होंगे जो पब्लिक रिलेटेड हैं, जो लोग अपनी प्रॉपर्टियां बेच बूझ के लगे हुए हैं कि हमारे तो ये जो रिजर्व सीटों जैसे केस है, ये काजी फाइज ईसा साहब सुनेंगे? मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि काजी फाइज ईसा साहब सुनेंगे। अगर मैंने आपको कहा है कि इसकी एक डिवीजन हो जाएगी कि उसमें वो केसेस जिनका एक आम आदमी की ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं है वो अलग अदालत सुनेगी, और ये जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है ये यही काम करेगी जो ये कर रही है। ये गलत बात है कि इसको हम ख़त्म कर रहे हैं, अच्छा। या इसको कुछ और चेंजेस कर रहे हैं, ये टोटली एक पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है। और अगर अली ज़फ़र साहब जैसे संजीदा लोग वो लीड लें, लेकिन इन जैसे संजीदा लोगों का पीटीआई में लीड लेने का मौका ही नहीं दिया जाता। वह उमर अयूब साहब हैं, वो टल्ले मारी जा रहे हैं, कोई टेक्निकल बात देखें, इस पे बात करें, कंटेंट पे, इसके कंटेंट पे बात करें। वैसे मैं आपको मेरी जलसों की तकरीरें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं होती, जलसों की तकरीरें, आप कंटेंट पे बात करें। अच्छा चलें, अच्छा शायद साहब हम मानेंगे, मैं ये भी एक जुमला ऐड कर लूँ कि अगर ये इस कंटेंट में कुछ बेहतरी के लिए बात करेंगे, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, अली ज़फ़र साहब आएँ, बैरिस्टर गौर बैठें, और इसके ऊपर अगर वो बेहतर तजवीज़ लेके आएँ, हम बिल्कुल उसे एक्सेप्ट करेंगे। आपने भी थोड़ी देर पहले शायद साहबा कहा कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बननी चाहिए, अली ज़फ़र साहब भी कह रहे हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार बेहतर होना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि आपकी जमात और अली ज़फ़र साहब की जमात जो है कुछ चीज़ों पर तो वो एग्री हैं, वो समझते हैं कि ये होना चाहिए। क्या सिर्फ टाइमिंग जो है वो एक इशू है कि इतनी उजलत जो दिखाई गई है उसकी वजह से सारा काम मशकूक हो गया? जी बिल्कुल एग्जैक्टली जो आजकल के हालात है जो उसमें हम देख रहे हैं, सिर्फ जजेस के हवाले से नहीं, बल्कि आप 63A को ले लें, 51 को ले लें, इसी तरह इलेक्शन कमीशन के जो CAC है, मतलब चीफ का है इलेक्शन सिलेक्शन, और जो मेंबर्स का है, वो सारी चीज़ें इसमें है। अब अगर हम इसकी टेक्निकलिटी में जाएं, या हम कहते हैं इंतज़ामी ढांचा है, तो वो तो बिल्कुल कुछ पे हम ख़ुद भी चाहेंगे कि वो हो, लेकिन ये चीज़ें हैं कि ये ड्राफ्ट का जो चेंज है, और जो इसमें चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो डाली गई हैं जिससे के साथ हम मुत्तफ़िक नहीं हो सकते। तो वो उन चीज़ों को देख के फिर डेफिनेटली ये ख़तरा लगता है कि ये बजाय ये कि हालात जो हैं या इस्लाहात की बजाय ये ख़राबी की तरफ ना जाएं, कहीं हम पार्लियामेंट जो है उसकी सुप्रीमेसी पे फर्दर कोई ऐसी कारी ज़ब्र ना लगा दें कि कल हमारे गले में ये चीज़ें फ़िट हों कि जो कराई जा रही हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता। मैं जो ख़ुद महसूस कर चुकी हूँ, कोई भी दिल से इन चीज़ों को नहीं करता। तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आ जाएं, हम खुद टेबल टॉक भी करें, हम करें, हम वो रिफॉर्म्स ले आएँ। अब आप जिस तरह, मैं ख़ुद पार्लिमानी कमेटी की मेंबर रही थी जब ये सिलेक्शन ऑफ द CAC हो रहा था और मेंबर्स ऑफ द कमीशन थे इलेक्शन कमीशन के, तो आखिर में फिर एक डेडलॉक आ गया था। दोनों पार्टियां जो है वो किसी सूरत राज़ी नहीं हो रही थी, आपके नॉलेज में भी होगा, और कोई 17 महीने तक इलेक्शन कमीशन जो है वो इनकम्प्लीट रहा। तो जो भी वहाँ पे अपीलें थी, दरख्वास्त, वो सारा मतलब डोरमेंट था, वो एक्टिव नहीं था। अब ये है कि इसमें कानून साइलेंट है। जहाँ पे डेडलॉक है तो हाउ वी कैन रिमूव दिस, या किस तरह इसको बेहतर कर सकते हैं, हम एग्री करते हैं, वो आ जाएं, बात कर लेंगे कि किसको फर्दर ये करना चाहिए, या बैक टू PM या फर्दर इसमें कोई जुडिशरी का भी किरदार। आपने फरमाया कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात,
अब ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस है, सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ और एंड इवन हाई कोर्ट, अब इसमें पार्लियामेंट के किरदार को मज़ीद स्ट्रेंथन करने की बात हम कर रहे हैं, इसे मज़ीद पार्लियामेंट के किरदार को फाल बनाने की बात कर रहे हैं। इस वक्त वो जो अपॉइंटमेंट कमेटी में जो पार्लियामेंटेरियंस बैठते हैं उनका रोल ज़ीरो है, ज़ीरो। वो सिर्फ दस्तखत करने जाते हैं, ना भी करें तब भी जज अपनी मर्जी से आ जाते हैं। और जजेस जो है वो उनको इंटरव्यू देने की जहमत भी गवारा नहीं करते, उनकी हैसियत ही कोई नहीं है। पार्लियामेंटेरियन, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, कोई हैसियत ही नहीं है। ये बात तो ये सही कह रहे हैं ना, हम उनको इज्जत देने की बात कर रहे हैं पार्लियामेंट। अली ज़फ़र साहब, इस बात से तो आप इत्तेफाक करते हैं कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जो एक कमीशन है पार्लियामेंट के अरकान का, उसको बाख्तियार होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको रबड़ स्टैम्प के तौर पर ठप्पा लगा के फ़ारिग कर दें। जी बिल्कुल, एक बड़ी गलत जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसकी वजह से उनको रबर स्टैंप बना दिया गया था। आइन का जो मकसद था कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने का, वो रबर स्टैंप नहीं था, वो बाकायदा एक मुशावरत वाला सिस्टम था, कंसल्टेशन का सिस्टम था, जहां उनकी कोई से थी। लेकिन वो बहरहाल जजमेंट की वजह से हो गया था। लेकिन हामिद मीर साहब देखें, इशू ये नहीं है, अगर सिर्फ ये लेके आ रहे होते अमेंडमेंट अपॉइंटमेंट के बारे में, तो फिर शायद ये इतना बड़ा इशू ही ना बनता, ये शायद हम खामोश ही रहते इस मामले में और ये अमेंडमेंट हो जाती। लेकिन ये तो पैकेज, ये तो एक चीज है ना, सिर्फ अपॉइंटमेंट वाली जी जो अच्छी है, इसमें बहुत सारी खराबियां भी अच्छी हैं, बाकी सारी भी अच्छी। अच्छा, उस पे बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। शाहिदा साहबा, मैं आपसे सवाल करूंगा, जो एक मीटिंग थी आज, आपकी पार्टी की मीटिंग थी, मेरा ख्याल है आप भी वहाँ पर मौजूद थी, तो वहाँ पे कुछ जो आपके साथी थे उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहा कि देखें जी, इसमें कुछ अच्छी भी चीज़ें थी इस ड्राफ्ट में, मसलन बलूचिस्तान की जो सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं उसमें इजाफा किया गया। तो आप नहीं समझती कि ये वाकई एक अच्छी चीज़ है, बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली की नशस्तों में इजाफा ज़रूरी है? देखें, एक ये चीज़ और एक अभी मैंने ख़ुद आपको एक एग्ज़ाम्पल दी कि डेड लॉक हो गया और हम खुद भी ये समझते थे कि अभी नहीं होना चाहिए, कानून साइलेंट है, हमें राह निकालनी चाहिए। बलूचिस्तान की सीट्स भी अच्छी है कि जो रकबे के लिहाज से है, तो हम समझते हैं कि होनी चाहिए। लेकिन आप ये भी देखें, ये एक मुकम्मल पैकेज है, अगर इसमें कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है, कोई निकालें, कोई अगर सूबाई असम्बली की नशस्तें बढ़ा रहे हैं तो कौमी असम्बली की भी बढ़ानी चाहिए ना। वो तो फिर आपका दूसरा सूबा भी कहेगा, KPK भी कहेगा कि हमारी भी बढ़ा दें। ये तो अब ये देखें ना कि इस पर यही है कि इस पूरे पैकेज में हमने देखना है क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है। अब हम कोई चीज़ अच्छी है निकाल के कह दें कि ये ले आए, तो सारी पैकेज का क्या होगा? पैकेज एक रात में इसको मंजूर नहीं किया जा सकता। अली ज़फ़र साहब, मुख्तसरन बताइएगा कि बलूचिस्तान असम्बली की नशस्तों में इजाफा ज़रूरी है या नहीं है? देखें, अब ये आई थी जब मैं लॉ एंड जस्टिस कमेटी का चेयरपर्सन था, तो ये मामला आया था बलूचिस्तान का, तो हमने ये कहा था कि आप इसका रैशनल बताएं। आपने कहा कि 10 सीटें बढ़ानी या 20 बढ़ानी या 30 बढ़ानी है, अच्छी बात है, बढ़ाएं, लेकिन उसको फिर उसका कोई, उसके पीछे कोई मकसद या रैशनल होना चाहिए। क्यों 10, क्यों 20, डिपेंड करता है। तो बताया गया था हमें कि जी बहुत बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। तो जब हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, तो हमने कहा ठीक है, वो बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कोई हर्ज नहीं है अगर आप उनको छोटा कर दें और ज्यादा कर दें तादाद, लेकिन फिर उस तादाद को रैशनलाइज करें, उसको इस तरह डिवाइड करें कि फिर बराबर की कॉन्स्टिट्यूंसीज हों और उसके मुताबिक सीटें बढ़ाएं। ये नहीं कि आप रैंडम एक नंबर ले आएं। अच्छा, तो बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है वैसे, लेकिन उसके पीछे कोई होना चाहिए, कोई रैशनल होना चाहिए, तारिक फजल चौधरी साहब, मेरे पास डेटा होना चाहिए। वक्त जरा कम है। तारिक फजल चौधरी साहब, कि आप ये नहीं समझते कि अगर आप एक सूबे की सूबाई असम्बली की नशस्तें बढ़ा रहे हैं तो ये एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू है, इस पर तो कई दिन तक असम्बली में बहस होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे नेशनल असम्बली में और सेनेट में जो बलूचिस्तान के मेंबर्स हैं उनको डिबेट करनी चाहिए इस पर। देखिए, गुजारिश ये है कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि ये कोई एक दिन में अमेंडमेंट जो है उस ड्राफ्ट पे काम हुआ है। इस पर बाकायदा काम हो रहा था, और हमारी जो कमेटीज़ हैं, हमारे मिनिस्टर हैं, हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, हमारे और जो माहिर कानून है, वो हफ्तों से, महीने भी कहूँ तो गलत नहीं होगा, इस पर काम करके इसकी नोक पलक दुरुस्त करके, जब अब वो अपने इख्तितामी मराहिल में था, तो उसके बाद ये पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर है इसका अमल का हिस्सा रही, तो वो शेयर किया गया मौलाना साहब से, और मज़ीद अब उसमें हम दुरुस्त करेंगे, और जब वो अपनी फ़ाइनल शेप में हो जाएगा
तो हम ज़रूर अपोजिशन को उसमें इन्वॉल्व करेंगे कि जनाब आएँ, अगर मज़ीद आपको चाहते हैं इसमें बेहतरी पॉजिटिविटी के साथ, जैसे कि अली ज़फ़र साहब बात कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम। देखें ये जो पार्लियामेंट आज यहाँ पे बैठी है, हमेशा इसी ने तो नहीं बैठना। अच्छा, जो दावा असद कैसर साहब ने किया कि उनके कुछ मेंबर्स जो हैं उनको अगवा किया गया, इसी तरह का दावा अख्तर मैंगल साहब ने किया जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उनको कॉल की कि जी हमें सेनेट में आपके 2 वोट चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप जो 2 वोट मांग रहे हैं उन 2 सेनेटर्स को तो हरासमेंट की जा रही है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो ये शिकायत हर तरफ से क्यों आ रही है? देखिए बात यह है कि मैंने आपको इससे पहले भी यही मिसाल दी कि इनके कुछ लोग पहले भी अपनी मर्ज़ी से, हमारी पार्टी से भी लोग चले गए, हमें छोड़ के नहीं गए। कितने लोग थे हमारे साथ जो हमें छोड़ के चले गए। तो सियासी जमातों में तो ये चीज़ें होती रहती हैं, इसमें कोई ऐसी एब नॉर्मल बात नहीं है जो अभी हुई है और इससे पहले पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत का हिस्सा ना रही हो। ये खुद ही छोड़ के चले जाते हैं। जाते हैं, क्यों नहीं जाते? आप बताएं, नहीं जाते? हाजी इम्तियाज़ साहब खुद ही चले गए थे। हाजी इम्तियाज़ अब जिन पे मुकदमात हैं, केसेस हैं, वो एक अलग बात है। और अभी तक वो इस सारे वो मेरा ख्याल है इस सारे हंगामे में मंडी बाउद्दीन की किसी थाने में पर्चा था उन पे। इस सारे हंगामे में वो बड़े मोहतात रहे हैं और वो आप लोगों के सामने नहीं आए। है इधर ही लेकिन आपके सामने नहीं आए। वैसे मैंने आपको आपसे राब्ते में मैंने वैसे आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है कि वो अभी भी बड़े मोहतात हैं कि कहीं उनको उठा ना लिया जाए। बहरहाल बहुत अब सबसे ज़्यादा उन्हीं की तरफ आप इशारा कर रहे थे या लोग भी करते हैं और आप खुद बता रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से किसी जगह पे रुपोश है। नहीं अभी आज वो भी ज़मानत हो गई है, वो भी पीटीआई ने हमारे खाते में डाले हुए हैं। अब तो उनकी ज़मानत उनको पकड़ा हुआ है, ये देखे ना। अब तो उनकी ज़मानत हो गई है। लेकिन आपको पता है रियाज फतियाना साहब कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। ये आप पता करें ना फिर कहाँ है। मैं करूँगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, एक प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले ये अगर सिर्फ 10-15 दिन के पहले ही वीडियो क्लिप्स आप देख लें या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमत वक्त की जो भी कर रहे थे, तो उनकी तरफ से अगर आप देखा जाए तो वो क्या कहते हैं, वो तो मुसलसल डिनाई कर रहे हैं कि कोई पैकेज नहीं आ रहा, कोई आईनी तरमीम नहीं आ रहा। ये भी एक मसला है। लेकिन अभी जब आई है तो डिवीज़न डाइस भी आ गया था और मेंबर्स भी हाजिर थे। बिल्कुल ठीक है। ये शाहिदा साहबा जो है इन्होंने बड़ी अहम बात किया है। ये पता नहीं किसने डिनाई किया, मैं तो हमेशा कहा कि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया है, सिर्फ इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।